वेल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? बताइए प्लीज। आवाज सभी को क्लियर है? यस। तो आज का टॉपिक हमारा जो रहेगा वो टॉपिक रहेगा आईटीसी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम रिवीजन में लेंगे यहाँ पे। और यस, आईटीसी चैप्टर के बाद, ठीक है। सो बेटा, जस्ट अ मिनट बेटा, एक टेक्निकल इशू आ रहा है, जस्ट अ मिनट। हाँ, चलिए। तो बेटा, सबसे पहले तो आपको बता दूं, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके पहले के दो सेशन में हमने देख लिया एग्जम्पशन, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, आर यू रेडी? सब रेडी हो? हाउस द जोश? चलो, जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड है, सबसे पहले यहाँ पे अपनी फटाफट अटेंडेंस लगाओ। अटेंडेंस लगाओ सभी। अटेंडेंस कैसे लगानी है पता है? चलिए फटाफट यहां लाइक करो, अपनी अटेंडेंस लगाओ। हाँ, तो टॉपिक देखेंगे हम, इनपुट टैक्स क्रेडिट। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको डिस्कस भी करेंगे। चलिए दोस्तों, तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट में हम यहाँ सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन, इनपुट्स। इनपुट्स मीन्स एनी गुड्स यूज और इंटेंडेड टू बी यूज बाय सप्लायर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एक जहां स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन यूज और इंटेंडेड टू बी यूज दोनों वर्ड आने चाहिए। मतलब कोई भी गुड्स अगर आप बिजनेस के लिए खरीदते हो, अदर देन कैपिटल गुड्स, ओके, उसे इनपुट कहा जाएगा। तो जरूरी नहीं कि वो रॉ मटेरियल होना चाहिए। ओके, कोई भी गुड्स हो सकता है अदर देन कैपिटल गुड्स, तो उसे इनपुट्स कहा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनपुट सर्विस की। इनपुट सर्विस मतलब एनी सर्विस
बस इंपॉर्टेंट क्या है कि आप बिजनेस के लिए यूज करो। एनी सर्विस यूज और इंटेंडेड टू बी यूज ओके इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यह है कि जब भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हो तो 1-to-1 कोरिलेशन इज नॉट नेसेसरी। मतलब पूरे मंथ के जो भी आपने इनपुट्स खरीदे, पूरे मंथ के जो भी आपने इनपुट सर्विस खरीदी, टोटल क्रेडिट यू कैन यूटिलाइज अगेंस्ट योर आउटपुट सप्लाई। तो इस तरह का टोटल क्रेडिट जो है आप यूज कर सकते हो और आप यूटिलाइज भी कर सकते हो। उसके बाद में ओके नेक्स्ट डेफिनेशन क्या, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स यानी क्या, ओके जिसकी वैल्यू आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज की है। मतलब जनरली हम बुक्स ऑफ अकाउंट में वैल्यू कब कैपिटलाइज करते हैं, ओके जब लाइफ 1 साल से ज्यादा हो। तो ये जो कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन है हमारे अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से ही है, और वो ये कहते हैं कि जब आपने अपनी वैल्यू ओके कैपिटलाइज की होगी बुक्स ऑफ अकाउंट में तो उसे कैपिटल गुड्स कहा जाएगा। नो डाउट ऑब्जेक्ट यही होना चाहिए कि ओके वो किस में यूज होना चाहिए, बिजनेस में। तो ये डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशंस है ओके जो यहाँ पे इनपुट्स, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स। तो एक बात आपको ये बता दूं कि इनपुट्स और कैपिटल गुड्स दोनों का क्रेडिट आपको 100% मिलता है, इंक्लूडिंग इनपुट सर्विस। मतलब वो इनपुट हो, इनपुट सर्विस हो या कैपिटल गुड्स हो। अगर आप सेक्शन 16(2) की जो कंडीशंस है, नीचे मैं आपको कंडीशंस बताऊंगा कि ये जो कंडीशंस आप फुलफिल करते हो तो आपको पूरा का पूरा क्रेडिट दे दिया जाएगा। अगर सर पूरा का पूरा क्रेडिट है देन इनपुट्स और कैपिटल गुड्स ऐसे डिवाइड क्यों किए, फिर तो एक ही ये करना था कि आइदर इनपुट्स और सेकंड कैपिटल गुड्स। तो उन्होंने यहाँ पे डिवाइड क्यों किया, डिवाइड करने का रीजन ये है कि आगे कुछ प्रोविजन इनपुट्स को अलग लगती है, कुछ प्रोविजन कैपिटल गुड्स को अलग लगती है। मतलब स्पेशली जब रिवर्सल की बात आती है, मैचिंग की बात आती है, तो प्रोविजंस इनपुट के लिए अलग है, कैपिटल गुड्स के लिए अलग है। जैसा अगर आप नीचे देखोगे तो सेक्शन 18 नॉर्मल स्विचिंग, रिवर्स स्विचिंग, तो इसमें दोनों की प्रोविजंस अलग अलग लगती है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे डिवाइड किया है। ठीक है, पर हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें बस डेफिनेशन याद करना है और ये बेसिक प्रिंसिपल याद करना है कि आपको जो है पूरा 100% क्रेडिट दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका एक सवाल हो सकता है कि सर एग्जाम में अगर डेफिनेशन आती है तो क्या हमने सेक्शन कोट करना चाहिए। सेक्शन याद रहे तो ठीक, अदरवाइज सेक्शन के यहाँ झंझट में नहीं पड़ना। ओके, नॉर्मल जो डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2 इतना भी लिख दिया दैट्स इनफ। अगर सर टाइम पे सेक्शन 2 भी याद नहीं आए तो क्या करें, अगर सेक्शन 2 याद नहीं आया तो वो सिचुएशन में ओके एज पर द डेफिनेशन गिवन इन आईटीसी ओके बस इतना लिख दो, दैट्स इनफ। तो इन सिंपल वर्ड मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, सेक्शन लर्न करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बार एग्जाम में ये डेफिनेशन पूछी गई थी, इनपुट टैक्स यानी क्या। ओके, इनपुट टैक्स यानी क्या, तो जो आप अपने इनवर्ट सप्लाई पे CGST, SGST, UTGST ओके IGST चार्ज होता है। ओके, ये जो GST टैक्सेस जो भी सारे GST है चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड टू हिम मतलब कौन, रिसिपिएंट। क्योंकि आईटीसी चैप्टर आपको सप्लायर एंगल से नहीं देखना है, आईटीसी चैप्टर आपको रिसिपिएंट एंगल से देखना है। तो आपका सप्लायर ने जो चार्ज किया होगा ओके इन सिंपल वर्ड आपका इनवर्ट सप्लाई, तो आपके इनवर्ट सप्लाई पे जो भी CGST, SGST और IGST चार्ज हुआ वो भी यहाँ पे इनपुट टैक्स माना जाएगा। सर अगर हमने ऐसा लिखा तो कि एनी टैक्स, एनी CGST, SGST, UTGST और IGST चार्ज ऑन इनवर्ट सप्लाई तो भी चलेगा, डायरेक्टली आपने ऑन इनवर्ट सप्लाई तो आपका इनपुट टैक्स हुआ। दूसरा IGST चार्ज ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर IGST लगता है तो वो भी आपका इनपुट टैक्स माना जाएगा। और तीसरा एनी GST टैक्स पेएबल अंडर RCM में जो आपने ये 3 पॉइंट्स आपके आने चाहिए। मतलब इन शॉर्ट जो भी आपने परचेस किया होगा फॉरवर्ड चार्ज में उस पर GST, जो आपने इंपोर्ट किया होगा उसका IGST और जो आपने RCM में पे किया होगा उसका GST। ओके, ख्याल रहे RCM में हम खुद पे भी करते हैं और पे करने के बाद उसका क्रेडिट भी लेते हैं, ध्यान सुनना, RCM में हम पे भी करते हैं और पे करने के बाद उसका क्रेडिट भी लेते हैं। तो ये 3 टैक्सेस ये आपका इनपुट टैक्स माना जाएगा जिसका आपको ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट है, यानी ये इनपुट टैक्स जो इसमें आएगा उसका क्रेडिट है। नाउ एक एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट पे एक्साइज भी लगता है और GST भी लगता है। तो अब समझ लो मैंने कोई टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट परचेस किया जिसके ऊपर क्या एक्साइज भी लग रहा है और जिसके ऊपर GST भी लग रहा है, तो अब ऐसे केस में
उसका जो जीएसटी लगेगा वो मेरा इनपुट टैक्स रहेगा, उसका क्रेडिट मैं ले सकता हूँ, लेकिन जो एक्साइज लगेगा उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको क्रेडिट इनपुट टैक्स का मिलता है, मतलब ही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। और इनपुट टैक्स में सिर्फ जीएसटी कवर्ड होता है, बाकी टैक्सेस कवर्ड नहीं होते। इन सिंपल वर्ड, बाकी टैक्सेस का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो ये तीन ट्रांजैक्शन, एक फॉरवर्ड चार्ज में परचेस किया, एक इंपोर्ट परचेस किया और एक रिवर्स चार्ज में आपने पे किया, जो भी आपने जीएसटी तीनों तरीके से पे किए उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत क्लियर कर दी, और वो कौन सी की? बट डज नॉट इंक्लूड्स, ओके, बट डज नॉट इंक्लूड्स टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन लेवी। ऑब्वियस है, क्योंकि आपका सप्लायर जो है कंपोजिशन डीलर में, आई रिपीट, आपका सप्लायर कंपोजिशन डीलर में, और आपने कंपोजिशन डीलर से गुड्स खरीदा, तो वो आपको टैक्स इनवॉइस दे ही नहीं सकता। और अगर गलती से उसने टैक्स इनवॉइस दे दिया तो आपने आईटीसी नहीं लेना चाहिए। ओके, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए इन्होंने जिम्मेदारी रिसिपिएंट पे भी रखी कि अगर कंपोजिशन लेवी वाले से आपने इनवर्ट सप्लाई किया हो तो वो इनवर्ट सप्लाई का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, इवन दो उस बेवकूफ ने, उस नालायक ने जीएसटी चार्ज किया हो जो उसने चार्ज नहीं करना चाहिए था। चलिए, ये हमने देखा इनपुट टैक्स का। फिर आउटपुट टैक्स यानी क्या? क्यों? क्योंकि ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है आपको यूज करने मिलता है अगेंस्ट किसके बेटा? आउटपुट टैक्स में। तो आउटपुट टैक्स का मीनिंग क्या हुआ? तो आउटपुट टैक्स इन रिलेशन टू टैक्सेबल पर्सन मींस द टैक्सेबल चार्ज ऑन टैक्सेबल सप्लाई। जो आपका टैक्सेबल सप्लाई जिसके ऊपर आप जीएसटी पे कर रहे हो वो ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड बाय ही और बाय हिज एजेंट, ख्याल रहे, वो आउटपुट खुद कर रहा है या एजेंट का, अगर एजेंट अपना इनवॉइस नहीं बनाता है, आपको याद होगा, तो एजेंट अगर अपना इनवॉइस नहीं बनाता है तो उसका टैक्स कौन पे करता है? प्रिंसिपल। तो ऐसे केस में वो एजेंट जो खुद का इनवॉइस नहीं बना रहा है, ओके, तो उसका टैक्स जो होगा वो प्रिंसिपल पे करेगा, तो उसको भी आउटपुट टैक्स कहा जाएगा। बट डज नॉट इंक्लूड्स, ओके, यहाँ पे टैक्स पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एक्सक्लूड्स, ओके, रिवर्स चार्ज बेसिस में आप टैक्स दे रहे हो। ओके, रिवर्स चार्ज में भी समझाया था और मैं यहाँ पे भी आपको समझा रहा हूँ। और वो क्या? रिवर्स चार्ज में बेटा मैंने ये कहा था कि आप जो रिवर्स चार्ज में पे करते हो, मतलब सप्लायर की लायबिलिटी रिसिपिएंट पे आती है, और रिवर्स चार्ज में जो रिसिपिएंट पे करता है, तो रिवर्स चार्ज में अगर रिसिपिएंट पे करता है तो वो सिचुएशन में रिसिपिएंट को उसका आईटीसी मिल जाता है, उसका आईटीसी मिल जाता है। मतलब पहले पे करो, बाद में आईटीसी लो। लेकिन अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई बैलेंस होगा, ओके, क्रेडिट का, और वो एग्जिस्टिंग बैलेंस और आपका रिवर्स चार्ज का पेमेंट होगा, तो रिवर्स चार्ज के पेमेंट करने के लिए आप बैलेंस नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जो रिवर्स चार्ज में आप टैक्स दे रहे हो वो आपका इनवर्ट सप्लाई का टैक्स है, तो वो आउटपुट टैक्स नहीं माना जाएगा। हाँ, एक बार फिर से, आप रिवर्स चार्ज के पेमेंट करने के लिए क्रेडिट नहीं यूज कर सकते, लेकिन पेमेंट करने के बाद उसका क्रेडिट जरूर ले सकते हो क्योंकि वो इनपुट टैक्स में आता है। ये समझा है नहीं समझा? प्लीज जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड बताइए, ये समझा या नहीं समझा? ठीक है, चलिए, ये हमारी चारों डेफिनेशंस हुई रिगार्डिंग टू इनपुट टैक्स। अब आते हैं मेन सेक्शन, सेक्शन 16 पे। सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर आईटीसी। अगर आईटीसी लेना है तो क्या क्या कंडीशंस है और क्या एलिजिबिलिटी है, ये देखिएगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, और सेकंड, ओके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो है कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, जो भी पर्सन को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने हैं वो पर्सन रजिस्टर्ड होना चाहिए। ओके, यानी रेसिपिएंट जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर जीएसटी, तो ही वो आईटीसी ले सकता है। तो पहली कंडीशन हुई कि ही शुड बी क्या? रजिस्टर्ड। हाँ, अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो वो केस में रजिस्ट्रेशन आने के पहले या रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होने के पहले जो भी उसने परचेसेस की है उसके आईटीसी कभी नहीं मिलते हैं, और कि जिस दिन से उसका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुआ उस दिन से ही उसके आईटीसी यहाँ दिए जाते हैं। तो यहाँ जो आईटीसी ले रहा है वो पर्सन रजिस्टर्ड होना जरूरी है यहाँ पे। और अब एक सिंपल लॉजिक लगाना कि आपका जो सप्लायर है ध्यान सुनना, आपका जो सप्लायर है, ओके, वो जीएसटी चार्ज कर रहा है, मतलब वो रजिस्टर्ड ही होगा। बात सप्लायर की नहीं है, बात रिसिपिएंट की है, और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होना जरूरी है। डन। ये हमने देखा कि पर्सन शुड बी रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। ओके, उसके पहले अगर उसने कोई परचेस किया होगा तो उसका आईटीसी नहीं दिया जाएगा। और सप्लाई, ओके, ये बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए।
वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड कंडीशन कि जो आपने परचेस किया ओके वो यूज और इंटेंडेड टू बी यूज आई रिपीट सॉरी यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये दो बेसिक कंडीशन है। सर अगर हम पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, अदर देन बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। उनकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और वो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने जो यूज करना चाहिए वो बिजनेस के लिए ही यूज करना चाहिए। ओके चलिए, तो ये था बेसिक रिक्वायरमेंट। अब देखते हैं सेक्शन 16(2) की कंडीशंस। ये सेक्शन 16(2) की कंडीशंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके अब ये सेक्शन 16(2) की कंडीशन क्या कहता है? ओके वो कहता है कि ही इज इन द पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट। अगर आपको उस मंथ में आईटीसी क्लेम करना है तो आपके पोजीशन में उसका टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट होनी चाहिए, तो ही आप उस मंथ में आईटीसी क्लेम कर सकते हो। नाउ एग्जांपल नंबर 1, समझ लो गुड्स मुझे रिसीव हो गया जो मुझे गुड्स खरीदना था, या सर्विस मुझे रिसीव हो गई इस मंथ में जो मुझे सर्विस खरीदनी थी, लेकिन अभी तक सप्लायर ने इनवॉइस नहीं दिया या सप्लायर का इनवॉइस नहीं आया, तो क्या मैं इस मंथ में आईटीसी ले सकता हूँ? क्या नहीं, जब तक टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट मेरे पोजीशन में नहीं आएगी तब तक मैं आईटीसी नहीं ले सकता हूँ। यहाँ पे दो वर्ड है, टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट। टैक्स इनवॉइस मतलब जो आपने परचेस किया गुड्स और सर्विस उसका इनवॉइस, और डेबिट नोट मतलब एडिशनल चार्जेस, आपके सप्लायर ने कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा लगाए उसको कहते हैं हम डेबिट नोट। ओके उसने डेबिट नोट इशू किया। डेबिट नोट एक सप्लीमेंट्री इनवॉइस माना जाता है और डेबिट नोट का भी आईटीसी आपको मिलता है। तो जो मंथ में आपके पोजीशन में ओके टैक्स इनवॉइस भी आ जाएगा और डेबिट नोट भी आ जाएगा, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, उस मंथ में आपको क्रेडिट दिया जाएगा। ओके एंड नॉट द डेट व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड। चलो ये पहली बेसिक कंडीशन है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम इस बात का ध्यान रखना, बहुत भी बार प्रॉब्लम में क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि गुड्स आर रिसीव्ड बट इनवॉइस इज मिसिंग, इनवॉइस इज नॉट रिसीव्ड। तो आपने क्लियर लिख देना कि अगर कुछ इनपुट का इनवॉइस नहीं मिला तो उतना आईटीसी आपको उस मंथ में, जो मंथ का आप कैलकुलेशन कर रहे हो उस मंथ में उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। इसकी एडजस्टमेंट बहुत बार क्वेश्चन में आती है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे ये अमेंडमेंट है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ओके क्लॉज ए ओके इस बार ऐड किया गया और ये अमेंडमेंट भी है। अमेंडमेंट क्या है पढ़ लेता हूं, और इसके साथ साथ रूल 36(4) में भी अमेंडमेंट की गई है। ये देखो क्या कहता है। हाँ, डिटेल्स ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट हैज बीन फर्निश्ड बाय सप्लायर in GSTR1 and such details have been updated in GSTR2B of the recipient, GSTR1 और GSTR2B of the recipient. Now, अब देखो आपको क्या ये बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो एक कॉन्सेप्ट था GSTR2A, अब GSTR2A जो है वो खत्म हो रहा है। अब नया कॉन्सेप्ट मतलब खत्म हो रहा है, मतलब अभी ठीक है मेंटेन हो रहा है, पर 2A का अब रिलेवेंस नहीं बचा। गवर्नमेंट ने एक और डॉक्यूमेंट रिसिपिएंट को ऑटो अपडेटेड डॉक्यूमेंट, और वो 2B, वो रिटर्न चैप्टर में हम पढ़ेंगे 2B क्या है। बस अभी आप इतना याद रखो कि GSTR 2B ओके यहाँ पे एक ऑटो अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स QRMP स्कीम आने के बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि रिसिपिएंट को क्रेडिट कब मिलेगा? समझ लो मैं इधर हूँ तो रिसिपिएंट, उधर हूँ तो सप्लायर। रिसिपिएंट को क्रेडिट कब मिलेगा? इनवॉइस तो आ जाना चाहिए भाई, इनवॉइस या डेबिट नोट मेरे पोजीशन में आ गई। दूसरा गवर्नमेंट ये कहती है कि मेरे सप्लायर ने, ध्यान सुनना, मेरे सप्लायर ने जो वो गुड्स या सर्विस की डिटेल्स उसके GSTR1 में अपडेट कर देनी चाहिए। मतलब सप्लायर जब अगले महीने की 11 तारीख को, अगले महीने की 11 तारीख को GSTR1 फाइल करेगा तो उसने उसके GSTR1 में अपडेट कर देनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन, और अगर उसने उसके GSTR1 में अपडेट कर दिया तो रिसिपिएंट के 2B में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आई रिपीट, रिसिपिएंट के 2B में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो सप्लायर ने GSTR1 में अपडेट कर देना चाहिए और रिसिपिएंट के 2B में वो रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। ये भी कंडीशन ऐड कर दी। मतलब क्या? मतलब ये जो कंडीशन उन्होंने ऐड की, क्लियर कह दिया कि अगर ओके इनवॉइस आ गया होगा पर तुम्हारे सप्लायर ने, जिससे भी आपने माल खरीदा हो ओके या सर्विस ली हो, उसने अगर GSTR1 फाइल नहीं किया और आपके 2B में अपडेट नहीं हुआ, 2B में ऑटो अपडेट होता है, आपके 2B, आपके मतलब रिसिपिएंट के 2B में अपडेट नहीं हुआ तो आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। इसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ओके सो
प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, बताइए ये पॉइंट समझा क्या? जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है, अगर ये पॉइंट समझा होगा तो यस कहिएगा। आई रिपीट, ओके आई रिपीट कि अब उन्होंने ये कंडीशन क्लॉज ए करके डाल दिया। पहले 36(4) में कुछ प्रोविजंस थी कि 5% का क्रेडिट ले सकते हो अगर GSTR1 जो है वो नहीं भी फाइल हुआ, नॉन रिपोर्टेड इनवॉइस। अब उन्होंने वो खत्म कर दिया, यानी पहले जो नॉन रिपोर्टेड इनवॉइस की क्रेडिट मिलते थे 5%, अब उन्होंने खत्म कर दिए। उन्होंने कहा अब कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर अब आपको ITC चाहिए तो कंप्लीटली 100% रिपोर्ट होना चाहिए, और रिपोर्ट उसके GSTR1 में होना चाहिए और 2B में आपको ITC मिलना चाहिए। इन शॉर्ट, आपने अगर आपके पास कोई बुक होगी या पुराने चार्ट्स हो गए तो वो जो 5% वाला कंडीशन है वो कंप्लीटली रिमूव हो गया है, वो आपको अब फॉलो नहीं करना है। अब वो स्ट्रिक्टली रिपोर्ट हुआ तो क्रेडिट, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। ओके डन, अगर आपके पास पुरानी प्रोविजन होगी तो। नाउ थर्ड कंडीशन वो क्या कहते हैं? ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मतलब क्या? गुड्स और सर्विसेज भी रिसीव हो जानी चाहिए, ओके, तो ही आपको ITC मिलेगा। तो ये देखो तीन, ये ठीक है, ये तो रिपोर्ट होना चाहिए, ये तो कंडीशन क्लॉज ए अभी डाला, लेकिन ए और बी मैं एनालाइज करना चाहूँगा, और ए और बी यहाँ पे थोड़ा इस दोनों कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिस इज द मंथ ऑफ, यहाँ पे सितंबर ले लो। तो अगर ये मंथ सितंबर है और मुझे ये मंथ में क्रेडिट क्लेम करना है तो मेरी ये सारी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। हम एनालिसिस फिलहाल ए और बी में करेंगे। मतलब क्या? मतलब अगर सितंबर में ITC लेना है तो इनवॉइस भी आ जाना चाहिए और गुड्स और सर्विसेज भी आ जानी चाहिए, तो ही मैं ITC ले चाहूँगा। ये दोनों क्यूमुलेटिव कंडीशन है। मतलब क्या? समझ लो ये मंथ में गुड्स मिल गया, सर्विस मिली, लेकिन इनवॉइस नहीं मिला, तो मुझे ये मंथ में क्रेडिट नहीं मिलेंगे। मुझे क्रेडिट तब मिलेंगे जब इनवॉइस आएगा। या उल्टा ले लो, ये मंथ में इनवॉइस आ गया पर गुड्स नॉट रिसीव्ड या सर्विस नॉट रिसीव्ड, तो मुझे ITC नहीं मिलेगा। इन सिंपल वर्ड, ओके, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे डिस्कशन करूँ तो अगर मैंने कोई एडवांस पेमेंट कर दी, मैंने सप्लायर को एडवांस पेमेंट कर दी और उसने इनवॉइस दे दिया, तो मुझे इनवॉइस आ गया होगा लेकिन मुझे ITC नहीं मिलेगा जब तक गुड्स और सर्विसेज दोनों रिसीव नहीं होती है। तो ये बेसिक कंडीशन है और ये क्यूमुलेटिव कंडीशन है, ये ध्यान रखना। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है बिल टू शिप टू मॉडल। अब ये बिल टू शिप टू मॉडल क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। बिल टू शिप टू मॉडल मतलब सप्लायर है, रिसिपिएंट है, और सप्लायर रिसिपिएंट जो है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहा है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको, मेरे पास अगर नोट्स होगी तो मैं नोट से ही समझा देता हूँ। एक मिनट है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं नोट से समझा देता हूँ। एग्जाम्पल की तौर पे मैंने इस बंदे को ऑर्डर दिया कि भाई मुझे गुड्स खरीदना है, तो मेरा ट्रांजैक्शन इस बंदे के साथ हुआ। डन। ये जो बंदा है जिसे हम रजिस्टर्ड पर्सन कहेंगे, कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, इसने ऑर्डर जो है आगे मैन्युफैक्चरर को कि भाई गुड सप्लाई करना है। अब ये जो बंदा है सप्लायर, ओके, ये बिल इसको करेगा लेकिन गुड शिप मुझे करेगा, ओके, क्योंकि इसने बोल दिया कि भाई ये कस्टमर को शिप कर दो और बिल मेरे को कर दो। यहाँ दो बिल बन रहे हैं, एक ओके सप्लायर से ये थर्ड पर्सन पे, जिसको, और ये थर्ड पर्सन से ये कस्टमर पे, लेकिन बिल टू इसको हुआ और शिप टू इसको हुआ। तो ये सिचुएशन में यहाँ पे ओके, अब प्रॉब्लम कहाँ जाएगा? प्रॉब्लम ये जाएगा कि ये बंदे को जब इससे टैक्स इनवॉइस मिल रहा है, ये वाला टैक्स इनवॉइस मिल रहा है, और ये आगे अपना टैक्स इनवॉइस देगा, आगे जो टैक्स इनवॉइस देगा उसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि वो केस में गुड्स रिसीव हो रहे हैं, गुड्स भी रिसीव्ड, इनवॉइस भी रिसीव्ड, तो वो सिचुएशन में ITC मिल जाएगा। इस बंदे को तो ITC मिल जाएगा। हम बात इस बंदे की नहीं कर रहे हैं, हम बात इस बंदे की कर रहे हैं। ये बंदा जो है ओके बिल तो ले रहा है लेकिन गुड्स उसको रिसीव नहीं हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में ये बंदा ओके, ये बंदा क्रेडिट कब क्लेम करेगा? तो इसके लिए क्लॉज आया बिल टू शिप टू क्लॉज। बिल टू शिप टू क्लॉज में क्या है कि अगर सप्लाई
बिल टू इसको हुआ होगा और शिप टू इसको हुआ होगा, तो ये बंदे को क्रेडिट कब मिलेंगे? तो इसमें एक्सप्लेनेशन कहता है कि ये बंदे को क्रेडिट मिलेंगे द गुड्स आर डिलीवर्ड, ध्यान सुनना, गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर, यानी सप्लायर जिस दिन गुड्स डिलीवर्ड कर देगा उस दिन ओके ये जिसके डायरेक्शन पे गुड्स सप्लाई हुआ था उस बंदे को यहाँ पे आईटीसी दे दिया जाएगा। तो ये था रिगार्डिंग टू बिल टू शिप टू मॉडल, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट अब आते हैं यहाँ पे, हाँ, बिल टू शिप टू में इट शैल बी डीम टू बी रिसीव्ड, यानी जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को गुड्स कब रिसीव बोला जाएगा? व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर, और सर्विस व्हेन सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर। ओके, जिस दिन सप्लायर ने डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड कर दी या डायरेक्ट गुड्स डिलीवर्ड कर दिया उस दिन थर्ड पर्सन के लिए यहाँ पे गुड्स रिसीव माना जाएगा। तो ये था क्लॉज ए और क्लॉज बी। उसके बाद में थर्ड कंडीशन, टैक्स चार्ज ऑन सच सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट बाय सप्लायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत सी बार इसके ऊपर एडजस्टमेंट पूछी जाती है। ओके, मतलब क्या कि यहाँ पे जो आपको टैक्स चार्ज किया है सप्लायर ने, वो सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देना चाहिए। अगर वो टैक्स गवर्नमेंट को नहीं पे किया सप्लायर ने, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे आपका क्रेडिट डिनाई किया जा सकता है। अब ऐसे बहुत सारी सिचुएशन गवर्नमेंट के सामने आई और लोगों ने यहाँ पे फ्रॉड भी किए। जैसे बहुत सी बार क्या हुआ कि कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि सप्लायर जो है, ध्यान से सुनिएगा, कंडीशन ये है कि मुझे अगर क्रेडिट लेना है, ध्यान सुनना, अगर मुझे क्रेडिट लेना है तो मेरे सप्लायर ने इनवॉइस दे देना चाहिए, तो चलो मैंने इनवॉइस दे दिया। ओके, दूसरा, मेरे सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में अपडेट भी कर देना चाहिए, चलो मैंने जीएसटीआर 1 में अपडेट भी कर दिया। तो ओके, मेरा सप्लायर ने इनवॉइस दे दिया, ओके, मेरे सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में अपडेट कर दिया, ओके। अब तीसरी कंडीशन है कि जीएसटीआर 1 में अपडेट होने से नहीं चलेगा, उसकी जो ड्यू डेट आएगी जीएसटीआर 3B की, मंथली और क्वार्टरली जो भी वॉट एवर इट में भी, उसने पे भी कर देना चाहिए। अगर बाद में गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई उसने वो टैक्स गवर्नमेंट को पे ही नहीं किया, तो रिसिपिएंट का आईटीसी डिनाई कर दिया जाएगा, यानी रिसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन थी। तो ये हमने देखा यहाँ पे। चलिए, जो भी स्टूडेंट यहाँ कनेक्टेड है, क्या कर रहे हो, अपनी अटेंडेंस लगाओ फटाफट। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ रहा है? पहले तो मुझे बताओ, अच्छे से समझ में आ रहा है ना? अच्छे से समझ में आ रहा है तो ए टाइप कीजिएगा, यानी मैं समझ जाऊंगा। और जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है, ओके, यहाँ नींद में मत रहो, पहले तो अटेंडेंस लगाओ, लाइक करो, लाइक करके अटेंडेंस लगाओ। और दूसरी बात यहाँ पे, ओके, जो भी स्टूडेंट बाद में सुनेंगे, ओके, ऐसा मत करना। अगर आपको रिविजन बहुत अच्छी लग रही है तो ये आपका लाइक, ओके, दूसरों को जरूर हेल्प करेगा। ओके, यानी नो डाउट आजकल वीडियोस लोग जो देखते हैं वो क्वालिटी से ज़्यादा लाइक पे, कमेंट्स पे देखते हैं तो आपका लाइक जरूर कीजिएगा। तो यस, चलिए फटाफट चलो। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपके सप्लायर ने पेमेंट कर देना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। लास्ट कंडीशन है कि आपका जो रिसिपिएंट यहाँ पे आईटीसी ले रहा है, ओके, उसने रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। अगर उसने रिटर्न नहीं फाइल किया तो फिर उसके आईटीसी रोके जा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस हमने देखी थी। ओके, अब टोटल यहाँ पे 4 कंडीशंस हो गई है, 5 कंडीशंस हो गई है, ए बी सी और डी। ये कंडीशन बॉस लर्न करके चले जाना, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं ये कंडीशंस पे आते हैं। तो आपको ये कंडीशंस जो है, ओके, ये जो कंडीशंस है ये आपको ओके एग्जाम में नोट्स लिखने के लिए, रिमार्क लिखने के लिए बहुत काम आती है। चलिए दोस्तों, ये हमने देखा। नाउ अब नेक्स्ट, ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39, ये भी हमने देख लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजो जो आपको समझा देता हूं, और वो क्या है, आईटीसी गुड्स आर रिसीव्ड इन अ लॉट। ओके, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, इन एन इनवॉइस, समझ लो, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था क्लास में, पर आपने मेरा क्लास किया हो तो ठीक, नहीं किया हो तो मैं अभी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने एक 100 बेंचेस का ऑर्डर दिया कि भाई मुझे 100 बेंचेस चाहिए, और इनवॉइस एक ही है, इनवॉइस स्प्लिट होके नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ही इनवॉइस में 100 बेंचेस आने वाले हैं। तो सामने वाले ने कहा ठीक है सर, मैं आपको 100 बेंचेस सप्लाई कर देता हूँ। मेरे सप्लायर मुझे 100 बेंचेस सप्लाई कर रहा है, उसने एक ही इनवॉइस, इन एन इनवॉइस, इनवॉइस एक ही होना चाहिए, एक ही इनवॉइस भेजा 100 बेंचेस का, वो भेजा इन द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है। पर डिलीवरी गुड्स की अभी पूरे 100 बेंचेस की नहीं हुई, लॉट में या इंस्टॉलमेंट में आ रही है।
पहले 20 बेंचेस आ रही है, फिर नेक्स्ट मंथ में 50, नेक्स्ट मंथ में बचे हुए 30। तो ऐसे केस में इवन दो इनवॉइस रिसीव्ड, ध्यान सुनना, इवन दो इनवॉइस रिसीव्ड सम पार्ट ऑफ गुड्स इज रिसीव्ड, हो सकता है सप्लायर ने GSTR1 में अपडेट कर दिया होगा, पूरा इनवॉइस उसने अपडेट कर दिया है। ओके, इनवॉइस रिसीव्ड, यस। GSTR1 में इनवॉइस अपडेटेड, यस। उसके बाद में गुड्स रिसीव्ड, नो, नॉट टोटली बट पार्टली रिसीव्ड। तो ऐसे केस में यहाँ पे अगर लॉट में आ रहा है तो क्या मैंने इमीडिएट जिस मंथ में इनवॉइस आया उस मंथ में ITC लेना चाहिए क्या? आंसर इज नो। ओके, उस मंथ में ITC नहीं मिलेगा। अगर गुड्स लॉट में आता है तो मुझे लास्ट लॉट, क्योंकि इनवॉइस एक ही है तो उस इनवॉइस का ITC कब मिलेगा? जब मेरा लास्ट लॉट आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लास्ट इंस्टॉलमेंट या लास्ट लॉट आएगा उस दिन मुझे ITC उस मंथ में क्लेम करूंगा। चलो, ये प्रोविजो 1 है। प्रोविजो 2, ओके, प्रोविजो 2, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको, ओके, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है, ओके, मेरे पास अगर डायग्राम होगी तो मैं डायग्राम से समझा देता हूं तो आपको समझने में आसानी होगी। जस्ट अ मिनट। अच्छा, यहाँ पे नहीं है मेरे पास डायग्राम, कहाँ चलेगी वो भी नहीं समझ में आ रहा है। एक मिनट बेटा। मिल गए। चलो, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना यहाँ पे, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से एक बार पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में समझ लो। सप्लायर है, रिसिपिएंट है, और सप्लायर जो है उसने गुड्स और सर्विस सप्लाई किया। लेट्स टेक एग्जांपल 10 अप्रैल को उसने सप्लाई किया और क्रेडिट सेल किया। आई रिपीट, क्रेडिट सेल किया मतलब गुड्स डिलीवर कर दिया, पैसा अभी तक सप्लायर को नहीं मिला। वैल्यू ऑफ सप्लाई 30 लाख का है, GST उसके ऊपर 12% 3.6 लाख है। ऐसा टोटल इनवॉइस 33.6 का बना है। नाउ अब सप्लायर ने GSTR1 में इनवॉइस इशू कर दिया है, इनवॉइस मिल गया है। सप्लायर ने GSTR1 में इनवॉइस अपडेट भी कर दिया। ओके, अपडेट कर दिया, मेरे 2B में भी आ चुका है, मेरे 2B में भी आ चुका है। और सप्लायर ने 3B फाइल करके उसका टैक्स पेमेंट भी कर दिया है। मतलब पहली बेसिक कंडीशन, वेदर गुड्स इज रिसीव्ड, यस। ओके, इनवॉइस इज रिसीव्ड, यस। क्या सप्लायर ने GSTR1 में पेमेंट कर दिया है, सॉरी GSTR1 में अपडेट कर दिया है, यस। क्या 2B में मेरे आ गया है, यस। क्या सप्लायर ने पेमेंट भी कर दिया, यस। सारी कंडीशन फुलफिल होगी, सारी कंडीशन फुलफिल हो गई तो मैं उसका ITC क्लेम कर लूंगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मैं इसका ITC क्लेम कर दूंगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है, इवन दो सारी कंडीशन फुलफिल हो गई होगी, बट प्रोवाइडेड दैट कि रिसिपिएंट ने सप्लायर को, आई रिपीट, रिसिपिएंट ने सप्लायर को, ये जो इनवॉइस है, कितने का इनवॉइस है, 33.6 का, तो रिसिपिएंट ने सप्लायर को 180 डेज में पेमेंट कर देना चाहिए। पेमेंट विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। 180 डेज कहां से लेंगे, जो इनवॉइस की डेट होगी। इनवॉइस की डेट क्या है, 10 अप्रैल, वहां से 180 डेज में रिसिपिएंट ने सप्लायर को पे कर देना चाहिए पूरा अमाउंट। वैल्यू एंड GST दोनों भी, ख्याल रखना, वैल्यू एंड GST दोनों भी पे कर देना चाहिए। सर अगर मैंने पे नहीं किया होगा तो अब 3 पैरामीटर हो सकते हैं। मैंने पेमेंट कर दिया 180 डेज में, दूसरा मैंने पेमेंट नहीं किया, ओके, और तीसरा 180 डेज के बाद पे किया। तीनों भी पैरामीटर समझ लो। पहला, अगर मैंने पेमेंट कर दिया विद इन 180 डेज
तो मैंने जो आईटीसी क्लेम कर लिया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल में क्लेम कर लिया था इसका आईटीसी। ओके, तो मैंने आईटीसी जो क्लेम कर लिया था वो कंटिन्यू रहेगा, वो कोई अफेक्ट नहीं होगा। ओके, वो अच्छी बात है, ले लिया, अच्छी बात है, बुक्स में कोई उसकी एंट्री नहीं होगी और वो आईटीसी अफेक्ट नहीं होगा अगर मैंने अपने सप्लायर को 180 डेज में पेमेंट कर दिया। लेकिन अगर सप्लायर को मैंने 180 डेज में पेमेंट नहीं किया होगा तो गवर्नमेंट यहाँ स्ट्रिक्ट हो जाती है। गवर्नमेंट कहती है कि यू कैन नॉट एंजॉय, ओके, रिसिपिएंट को कहती है कि यू कैन नॉट एंजॉय एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। सामने वाला ये जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को दे चुका है, ओके, 3B के टाइम दे चुका है, GSTR1 में अपडेट कर चुका है, उसके पॉकेट से पैसा जा चुका है। और क्या होगा, उसके पॉकेट से पैसा जा रहा है और तुम आईटीसी एंजॉय कर चुके हो, तो यू कैन नॉट एंजॉय एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। ऐसे केस में तू अगर उसको 180 डेज में पेमेंट नहीं करता है तो जितना तूने आईटीसी लिया था, कितना लिया था, 3.6, वो आईटीसी तुझे जो मंथ में 180 डेज खत्म हो जाएंगे, आई रिपीट, जो मंथ में 180 डेज खत्म हो जाएंगे उस मंथ के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो जितना आईटीसी लिया है इट शुड बी एडेड इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अलोंग विथ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट 18% पर एनम से, यानी तेरे पर इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा और तेरे को आईटीसी प्लस उसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आइदर आप सप्लायर को पे करो 180 डेज में, नहीं तो फिर जो क्रेडिट लिया जो मंथ में 180 डेज खत्म हो गए, जैसे 10 अप्रैल से 180 डेज निकालो, तो 10 अप्रैल से 180 डेज जो भी मंथ में खत्म हो गए उस मंथ के ड्यू डेट को, उस मंथ के ड्यू डेट को आपको वो पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। चलिए, ओके, अब समझ लो मैंने, ठीक है, 180 डेज हो गए, मैंने गवर्नमेंट को दे दिया, लेकिन अब मैंने रिसिपिएंट ने ये जो उसको पेमेंट करना था वो 180 डेज के बाद किया, 180 डेज के बाद किया, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओके, एंड अप्रोक्सीमेटली सितंबर में 180 डेज खत्म होते हैं। मैंने सितंबर में यहाँ पे जो भी होगा, सितंबर अक्टूबर मेरा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है 180 डेज खत्म होते हैं। फिर मैंने दिसंबर में उसको पे किया, तो गवर्नमेंट कहती ठीक है ना, ओके, अगर तूने ये जो क्रेडिट लिए है वो यहाँ पे रिवर्स कर दिए होगे और तूने आगे जाके जब भी तू सप्लायर को देगा तब रिगेन हो जाएगा, आई रिपीट, तब रिगेन हो जाएगा। मतलब क्या, उस दिसंबर में अगर तू अपने सप्लायर को पे करता है तो दिसंबर में तू उसका आईटीसी ले सकता है, तो उसका आईटीसी तू दिसंबर में क्लेम कर ले। तो ये 3 कंडीशंस है। हाँ, लेकिन ये 180 डेज वाली कंडीशन 3 केसेस में अप्लीकेबल नहीं है। कौन सी 3 केसेस में अप्लीकेबल नहीं है? आरसीएम पेमेंट, यानी अगर मैंने कोई गुड्स और सर्विस खरीदी होगी जिसका बिल में टैक्स, यानी सप्लायर टैक्स नहीं दे रहा है, जिसका टैक्स मैं ही दे रहा हूँ गवर्नमेंट को, अगर टैक्स नहीं दे रहा हो तो वो सिचुएशन में 180 डेज वाला क्राइटेरिया अप्लीकेबल नहीं है। मतलब क्या, मतलब अगर रिसिपिएंट ने 180 डेज में सप्लायर को पे नहीं भी किया होगा तभी आईटीसी दे दिया जाएगा, तभी आईटीसी दे दिया जाएगा। ओके, तो ये कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आता है कि 180 डेज का क्राइटेरिया अप्लीकेबल नहीं है अगर रिवर्स चार्ज में। दूसरा यहाँ पे अगर स्टॉक ट्रांसफर होगा, यानी विदाउट कंसिडरेशन वाले ट्रांजैक्शन, स्टॉक ट्रांसफर है, प्रिंसिपल टू एजेंट है, व्हाटएवर इट में भी, तो जहां कंसिडरेशन नहीं है, पैरा 1 के ट्रांजैक्शन हो गए, तो पैरा 1 के ट्रांजैक्शन तो विदाउट कंसिडरेशन वाले हुए, तो वो सिचुएशन में 180 डेज में पेमेंट नहीं भी किया तो भी चलेगा, मेरा क्रेडिट कंटिन्यू रहेगा, तो वहां पे 180 डेज की कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होगी। तीसरा, ओके, सेक्शन 15(2) वैल्यूएशन याद करो, सेक्शन 15(2) और क्लॉज बी, ओके, थर्ड पार्टी पेमेंट। अगर कोई पेमेंट मैंने इसको नहीं करना है, थर्ड पार्टी को किया, कमीशन का, ब्रोकरेज का, कोई पार्ट पेमेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, व्हाटएवर इट में भी मैंने थर्ड पार्टी को दिया, तो अगर वो 15(2)(a) का पेमेंट होगा, जो पार्ट पेमेंट थर्ड पार्टी पेमेंट होगा, तो वो सप्लायर को न देते हुए किसी और को दिया, तो वहाँ पे 180 डेज का क्राइटेरिया अप्लीकेबल नहीं है। मतलब ओके, इवन दो मैंने सप्लायर को नहीं किया होगा, किसी थर्ड पार्टी को किया होगा, तो वो पेमेंट मान लिया जाएगा और उसका वो केस में आईटीसी कंटिन्यू होगा। ओके, हाँ, अब यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि सर इंटरेस्ट कब से लगेगा? तो इंटरेस्ट जब से तुमने क्रेडिट क्लेम किया। क्रेडिट कब क्लेम करते हो? रिसिपिएंट, जैसे 10 अप्रैल का इनवॉइस है और वो मंथली टैक्स में, तो मंथली टैक्स में तो वो 10 अप्रैल का इनवॉइस का क्रेडिट कब क्लेम करेगा? तो 20 अप्रैल में 20 मई को क्लेम करेगा, जब 3B फाइल करेगा, तो 20 मई को जब को क्रेडिट क्लेम करेगा वहां से इंटरेस्ट चालू होगा, यानी 20 मई से लेके टिल द डेट ऑफ आउटपुट टैक्स, जब आउटपुट टैक्स आप वो ऐड करोगे 180 डेज के बाद, वहां तक का इंटरेस्ट आपको लगेगा। तो ये सारा प्रोविजन हमने देख लिया। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा ये 180 डेज वाला फंडा।
आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है। और इसके एक्सेप्शंस, ये नॉन अप्लीकेबिलिटी याद रखना, आरसीएम में अप्लीकेबल नहीं है, शेड्यूल 1 के सप्लाई को अप्लीकेबल नहीं है, और 15(2)(b का थर्ड पार्टी पेमेंट को अप्लीकेबल नहीं है। चलो, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने क्लेम यहाँ पे देख लिया। डॉक्यूमेंट रूल 36 कौन कौन से डॉक्यूमेंट पे आपको आईटीसी मिलता है? पहला, चलो फटाफट देख लो, इनवॉइस बाय सप्लायर, सप्लायर ने इनवॉइस दिया उस पे। उसके बाद में आरसीएम में इनवॉइस बाय रिसिपिएंट, सेल्फ इनवॉइस बनता है आरसीएम में, इसका डिस्कशन हमने कर लिया था। ओके, तो सेल्फ इनवॉइस जो बनता है उस पर आपको डेबिट नोट, एक्स्ट्रा डेबिट नोट आई होगी। इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री आई होगी, या रिवाइज इनवॉइस होगा। रिवाइज इनवॉइस कब आपने लायबल टू रजिस्टर्ड हो गए लेकिन आपका आरसी नहीं आया, तो वो पीरियड के इनवॉइस आपको रिवाइज करने पड़ते हैं। और डॉक्यूमेंट बाय आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट पे आपको क्रेडिट अलाउ किए जाएंगे, मतलब इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पोजीशन में होना चाहिए अगर आपको क्रेडिट चाहिए। उसके बाद में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन इनवॉइस, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन इनवॉइस जहां तक देखा जाए तो जब भी आपको इनवॉइसेस आता है तो ये पांच जो कंटेंट है वो तो होना ही चाहिए, इसके अलावा बाकी तो ठीक है, ओके थोड़ी बहुत गलती हुई तो भी चलेगा, पर ये 5 कंटेंट आपके इनवॉइस में होना ही चाहिए, तो ही वो वैलिड इनवॉइस और ऑथेंटिकेटेड इनवॉइस माना जाएगा। ओके, कौन से? डिटेल्स ऑफ टैक्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विस, उसके बाद में वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी आपका जो भी परचेस इनवॉइस होगा वो ऑथेंटिकेट कब माना जाएगा? जब टैक्स की डिटेल है, गुड्स का डिस्क्रिप्शन सही ढंग से दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है, और जीएसटी और प्लेस ऑफ, ओके जीएसटी नंबर दिया और प्लेस ऑफ सप्लाई लिखा हुआ है, तो वो ऑथेंटिकेटेड इनवॉइस माना जाएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ी बहुत गलती हुई तो भी चलेगा, पर ये इन्फॉर्मेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, नो आईटीसी इफ टैक्स हैज बीन पेड एंड डिमांड इज कन्फर्म बिकॉज ऑफ फ्रॉड। मतलब क्या, आपके सप्लायर ने अगर कोई फ्रॉड किया होगा और जब उसका फ्रॉड पकड़े गया तो उसको टैक्स मांगा गया आपके सप्लायर से, तो आपके सप्लायर से टैक्स मांगा गया तो उसने आपको इनवॉइस दे दिया। तो अगर ऐसा कोई इनवॉइस आपके आता है जो फ्रॉड की वजह से, क्योंकि उसने फ्रॉड किया, पकड़ा गया और आपको इनवॉइस आया, तो वो सिचुएशन में आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखना कि आपके सप्लायर जो इनवॉइस दे रहा है वो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। अगर उसने फ्रॉड किया होगा और फ्रॉड का इनवॉइस आपको दे रहा है तो उसके आईटीसी आपको नहीं दिए जाएंगे। ओके, और नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, ख्याल रहे। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ये हुई, ये पार्ट थोड़ा समझ लेना कि पहले क्या एक प्रोविजन थी और इसका एक क्लैरिफिकेशन था। ओके, सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन की 5%, यानी अगर आपका नॉन रिपोर्टेड आईटीसी होगा तो आपको 5% का आईटीसी मिलेगा, नॉन रिपोर्टेड का। अब वो आपको क्लैरिफिकेशन भी नहीं पढ़ना है, और 36(4) अब पूरा अपडेट हो गया, अमेंड हो गया है। और 36(4) अब ये क्या कहता है? 36(4) कहता है कि अब अगर रिपोर्ट हुआ तो ही आईटीसी। अगर सामने वाले ने जीएसटीआर 1 में या आईएफएफ, जीएसटीआर 1 और आईएफएफ में ओके यहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया होगा और आपके 2B में नहीं आया होगा, आपके 2B में नहीं आया होगा, तो आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। यानी अब वो जो 5% मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। अब स्ट्रिक्ट हो गया है कि सामने वाले ने जीएसटीआर 1 में अपडेट करना चाहिए और आपके 2B में आना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो ही आपको आईटीसी दिया जाएगा। उसके बाद में थर्ड, व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्लेम ऑन टैक्स कंपोनेंट, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्लेम ऑन टैक्स कंपोनेंट। समझ लो मैं कोई कैपिटल गुड्स खरीद रहा हूँ, ओके ये प्रोविजन स्पेसिफिकली कैपिटल गुड्स को अप्लीकेबल होगी। अगर मैं कोई कैपिटल गुड्स खरीद रहा हूँ और वो कैपिटल गुड्स 50 लाख का है, जिसके ऊपर जीएसटी समझ लो यहाँ पे 6 लाख है, तो मैंने अगर 6 लाख मैंने जो कैपिटलाइज किया है कैपिटल गुड्स वो 50 लाख पे ही करना चाहिए और उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहिए। अगर मैंने उसके टैक्स कंपोनेंट पे भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, मतलब मैंने असेट 56 लाख की बता दी और मैंने डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट में टोटल 56 लाख पे क्लेम कर दिया, तो फिर मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कहते हैं कि डेप्रिसिएशन क्लेम करो, हमें डेप्रिसिएशन से प्रॉब्लम नहीं है, पर उसकी बेसिक वैल्यू पे क्लेम करो। अगर आपने टैक्स कंपोनेंट ऐड करके डेप्रिसिएशन क्लेम किया तो हम आपको आईटीसी नहीं देंगे जो जीएसटी है। ओके, तो ये यहाँ पे 16(3) था और 16(4). ओके, नहीं ऐसा मत याद करो, नो क्रेडिट इफ डेप्रिसिएशन इज क्लेम ऑन जीएसटी एलिमेंट टैक्स कंपोनेंट। अगर तुम डेप्रिसिएशन बेसिक वैल्यू पे क्लेम करते हो तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, टैक्स कंपोनेंट पे क्लेम करते हो तो आईटीसी नहीं मिलेगा। और टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग आईटीसी, ओके यहाँ पे
टाइम लिमिट, चलो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ 5 मिनट में। आपकी टाइम लिमिट क्या है फॉर क्लेमिंग द आईटीसी? चलिए, लॉ क्या कहता है देखिए, यहां पे लॉ ये कहता है कि अगर फिनेंशियल ईयर 2021 में कोई इनवॉइस का आईटीसी आपने नहीं लिया होगा, कोई इनवॉइस का आईटीसी नहीं लिया होगा 2021 में, मतलब आपका कोई इनवॉइस समझ लो अगस्त का है, तो अगस्त का आईटीसी आप सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, क्लेम करते हैं, पर रह गया, वो मिस हो गया, यानी 31 मार्च तक आपने किसी इनवॉइस का आईटीसी नहीं क्लेम किया। होता है ऐसा, किसी इनवॉइस का आईटीसी आपने क्लेम नहीं किया, तो डरो मत। वो कहते हैं मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग द आईटीसी, अगर पिछले साल का कोई इनवॉइस होगा फिनेंशियल ईयर का और उसका आईटीसी आपने नहीं लिया होगा, तो आप नेक्स्ट ईयर की जो सितंबर की ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है, मतलब 20 अक्टूबर, और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, अगर अब एनुअल रिटर्न की डेट क्या है 31 दिसंबर, तो आपने एनुअल रिटर्न दिसंबर को फाइल किया, पर उसके पहले 20 अक्टूबर आ जाती है, तो आप 20 अक्टूबर तक पुराने कोई मिसिंग इनवॉइस का क्रेडिट जो है वो 20 अक्टूबर तक ले सकते हैं, क्योंकि 20 अक्टूबर अर्लियर है। लेकिन अगर यहाँ पे आपने एनुअल रिटर्न पहले फाइल कर दिया, क्योंकि 31 दिसंबर ये लास्ट डेट है, हो सकता है आप पहले फाइल कर रहे हो, तो अगर आप एनुअल रिटर्न 20 अक्टूबर के पहले फाइल कर रहे हो तो फिर वो डेट फ्रीज हो जाएगी विच इज अर्लियर। तो यहाँ पे 20 मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी ऑफ 2021 इज द डेट ऑफ फर्निशिंग योर एनुअल रिटर्न। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओके कि आपकी टाइम लिमिट सितंबर की ड्यू डेट यानी 20 अक्टूबर और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच इज अर्लियर। ये कोई मिसिंग इनवॉइस हो गए जिसके आपने आईटीसी नहीं लिए होगे, आईटीसी लेना रह गया होगा पिछले साल, तो इस डेट तक आप क्लेम कर सकते हो। अब इसमें एक प्रोविजन थी और वो प्रोविजन थी रिगार्डिंग टू डेबिट नोट, रिगार्डिंग टू यहाँ पे डेबिट नोट। अब मैं ये डेबिट नोट के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे फिनेंशियल ईयर है 2021 और 21-22, ठीक है। अब फिनेंशियल ईयर 2021 में यहाँ पे हाँ, अब सिंपल वे में समझ लो कि फिनेंशियल ईयर 2021 का एक इनवॉइस है और वो इनवॉइस की डेबिट नोट अगले साल इशू हुई, ओके, यानी 21-22 में। तो प्रोविजन क्या कहती है कि जो डेबिट नोट कोई भी इनवॉइस की हो, समझ लो ये डेबिट नोट है और ये डेबिट नोट इस इनवॉइस की दी गई होगी, डेबिट नोट कोई भी इनवॉइस की हो, जो साल में डेबिट नोट इश्यू होगी उस साल का जो सब्सिक्वेंट ईयर होगा यानी 21-22, तो ये डेबिट नोट का टाइम लिमिट क्या रहेगा, क्योंकि डेबिट नोट अब सेपरेट डॉक्यूमेंट माना जाएगा, सेपरेट इनवॉइस माना जाएगा, इसलिए ये डेबिट नोट अगर 21-22 में दी गई तो इसकी टाइम लिमिट क्या है आईटीसी लेने की, तो उसका अगला साल, उसका अगला साल मतलब सितंबर की ड्यू डेट इन 22-23, ओके, तो सितंबर की ड्यू डेट और डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न विच इज अर्लियर, तो इसकी मैक्सिमम टाइम ओके डेबिट नोट का ओके 20 अक्टूबर 22, ओके, ये मैक्सिमम टाइम लिया जाएगा फॉर अवेलिंग द आईटीसी। इन शॉर्ट सिंपल वर्ड में यहाँ पे अगर मैं आपको ये कहूँ तो डेबिट नोट का आईटीसी अगर डेबिट नोट नेक्स्ट ईयर में गई, आई रिपीट, अगर डेबिट नोट नेक्स्ट ईयर में गई तो उसका आईटीसी आपको टाइम लिमिट क्या रहेगा, तो वो एक सेपरेट डॉक्यूमेंट माना जाएगा और उसके अगले साल का जो अक्टूबर की ड्यू डेट है वो आपका टाइम लिमिट रहेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी ये कॉन्सेप्ट देखा, ओके, और यहाँ पे पूरा सेक्शन 16 कंप्लीट किया। सेक्शन 16 कंडीशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहां तक समझ में आया बेटा? यस और नो बोलिए फटाफट। यहां तक क्लियरली समझ में आया आपको? बोलो फटाफट, अच्छे से समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है।
चलो, इसके आगे का सेक्शन 17 जो है बहुत अच्छे से मैंने रिवाइज किया है और वो सेशन ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड करके रखा है। तो अब ये रिकॉर्डेड सेशन सेक्शन 17 चलेगा, ठीक है। और किसी का अगर कोई दूसरा रिवीजन क्लास होगा तो ये मेरा यूट्यूब पे सेव रहेगा, तो जो भी बचा वो बाद में देख लेना। पर हम सेक्शन 17 अब पूरा रिवाइज करेंगे, इसके आगे वो कंटिन्यू होगा। डन? ओके। हाँ, चलो आ जाइए यहाँ पे ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17(5). तो ये ब्लॉक क्रेडिट में सबसे पहला ब्लॉक क्रेडिट जो है बेटा यहाँ पे मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन होगा और मोटर व्हीकल जो आपने खरीदा फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होगा। अगर वो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होगा तो बिंदास उसका आईटीसी ले लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, अगर मोटर व्हीकल फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो उसमें दो पार्ट, उसकी सीटिंग कैपेसिटी देखो, उसकी अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर 13 या उससे कम होगा और उसकी अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर 13 से ज्यादा होगी, मतलब बस वगैरह। तो 13 से ज्यादा होगी तो आईटीसी ले लो, बिंदास ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 13 से कम है तो वो केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब आईटीसी आपको कब नहीं मिलेगा? फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन है, सिटिंग कैपेसिटी 13 और उससे लेस है तो नॉर्मली आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। पर उसके भी एक्सेप्शन है, ध्यान सुनना, उसके भी एक्सेप्शन है। अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी 13 से कम है पर आप वो मोटर व्हीकल, लेट्स से एग्जांपल कार, मिनी बस वगैरह, आप जो यूज कर रहे हो फॉर टैक्सेबल सप्लाई, मतलब कुछ कमाई के लिए यूज कर रहे हो, उससे कमा रहे हो। अच्छा, गवर्नमेंट कह रही है तुम कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो? फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। अब फर्दर सप्लाई मतलब जो आपने कार खरीदी फॉर फर्दर सप्लाई, यानी सेल, ट्रांसफर, लाइसेंस, लीज, रेंटल, यानी आप वो कार सेल कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहे हो, तो वो केस में अगर उससे कमा रहे हो तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। रेंट पे दे रहे हो, लाइसेंस पे दे रहे हो, लीज पे दे रहे हो तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। आप वो मोटर व्हीकल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए यूज कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा। या थर्ड, आप ट्रेनिंग एंड ड्राइविंग स्कूल में यूज कर रहे हो तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। तो ये हमने मोटर व्हीकल की बात की। उसके बाद में वेसल एंड एयरक्राफ्ट। अगर आपने कोई वेसल खरीदा, चार्टर्ड प्लेन खरीदा होगा, क्रूज शिप खरीदी होगी, एयरक्राफ्ट खरीदा होगा, जो भी खरीदा होगा, तो वेसल और एयरक्राफ्ट खरीदा, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए होगा और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए होगा तो आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए होगा तो नॉर्मली पहला थॉट आना चाहिए कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ध्यान सुनिएगा, नॉर्मली पहला थॉट ये आना चाहिए कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन इसके एक्सेप्शंस है। इसके क्या एक्सेप्शंस है? इफ इट इज यूज फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, ध्यान सुनिएगा, इफ इट इज यूज फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, ओके, जिसमें ए जो है यहां पे हाँ, यूज फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, यानी जो वेसल और एयरक्राफ्ट आप परचेस कर रहे हो वो फर्दर सप्लाई के लिए होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए होगा, या ट्रेनिंग नेविगेशन ऑफ सच वेसल और ट्रेनिंग, इंपार्टिंग ट्रेनिंग और फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट, इन चार पर्पस के लिए होगा तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। चलो, ये क्लॉज ए और ए हमने देखा। उसके बाद में क्लॉज ए बी हम देखेंगे। ए बी में चार ऐसी सर्विस, एक्चुअली तीन है और फोर्थ जो सर्विस है वो क्लॉज बी की है जो मैंने यहां मर्ज कर दिया। तो तीन ऐसी सर्विस है, जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, और ऐसी एक सर्विस जो क्लॉज बी में दी है, लीजिंग, रेंटिंग एंड हायरिंग। तो ऊपर जो मोटर व्हीकल है, वेसल है, एयरक्राफ्ट है, सुनिए ध्यान से, ऊपर जो मोटर व्हीकल है, वेसल है और एयरक्राफ्ट है, उससे रिलेटेड अगर आप ये चार सर्विसेज लेते हो, मतलब उस मोटर व्हीकल का, वेसल और एयरक्राफ्ट का जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, या वो मोटर व्हीकल आप लीज पे, रेंटिंग पे, हायरिंग पे, रेंट कैब पे लेते हो, तो ये सिचुएशन में ओके दो पार्ट दिए। अगर वो मोटर व्हीकल आपके बिजनेस में यूज हो रहा है, अगर वो मोटर व्हीकल आपके बिजनेस में यूज हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये सर्विसेज का भी आईटीसी में नहीं मिलेगा। मतलब क्या? जहां मैंने ऊपर सिंगल स्टार दिया है या सिंगल स्टार दिया है उस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है तो नहीं, पर जहां डबल स्टार है उसमें मिल जाएगा। मतलब सिंपल लॉजिक में कहूं क्या, अगर आप मोटर व्हीकल आपने
ओके, गुड्स के लिए मोर देन 13 कैपेसिटी या फर्दर टैक्सेबल सप्लाई के लिए खरीदा होगा तो फिर इसके जनरल इंश्योरेंस, फिर इसके यहां पे रिपेयर सर्विसिंग का आईटीसी मिलेगा। लेकिन अगर मोटर व्हीकल या आपने लेस देन और 13 कैपेसिटी होगी और नॉर्मली बिजनेस के लिए खरीदा होगा तो आपको यहां पे आईटीसी नहीं मिलेगा। यानी जहां मोटर व्हीकल या वेसल और एयरक्राफ्ट के आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड है सिंगल स्टार में, उस मोटर व्हीकल का जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर, सर्विसिंग के आईटीसी नहीं मिलेंगे। लेकिन जो मोटर व्हीकल के आईटीसी आपको अवेलेबल है, क्योंकि ये क्लॉजेस में, क्योंकि आपने ये पर्पस के लिए खरीदा, तो उसके आईटीसी भी आपको मिल जाएंगे। तो ये 3 सर्विसेज का आईटीसी मिल जाएगा। सेम फॉर लीजिंग, रेंटिंग, लाइटिंग। अगर आपने कोई मोटर व्हीकल कार लीज पे ली तो गवर्नमेंट सवाल पूछती, अगर आप ये कार खरीदते तो आपको ऊपर दिए क्लॉजेस में आईटीसी मिलता? आप कहते हाँ मिलता, क्योंकि मैं ये फर्दर सप्लाई के लिए ले रहा हूं, तो फिर उसके लीजिंग पे जो जीएसटी लग गया उसका मिलेगा। लेकिन अगर आप कार खरीद रहे हैं, सॉरी, वो कार लीज पे ले रहे हैं, पर आप ओरिजिनली कार खरीदते तो आप बिजनेस में यूज करते तो नॉर्मली आपको आईटीसी नहीं मिलता है। तो वही कार अगर आपने लीजिंग पे, रेंटिंग पे ली तो आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा, आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसको एक एक्सेप्शन अगर आप ध्यान से पढ़ो तो, और वो एक्सेप्शन है जनरल इंश्योरेंस सर्विस और रिपेयर मेंटेनेंस को। अगर आपने जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग, रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस ली और वो जो मैन्युफैक्चरर ने उसका मोटर व्हीकल ही फाइनल प्रोडक्ट है, वेसल एयरक्राफ्ट ही फाइनल प्रोडक्ट है, और अपने फाइनल प्रोडक्ट के लिए ली होगी तो वो केस में उसको आईटीसी मिल जाएगा। तो ये 3 नोटिफाइड सर्विसेज है। तो नोटिफाइड सर्विसेज अंडर ए, ओके, आप लिख सकते हो अंडर ए, बी और सी, ये 3 सर्विसेज का आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो चलिए, ये पॉइंट समझ में आया होगा तो बोलिए यस सर समझ में आया। ये पॉइंट समझा होगा तो बोलिए यस सर समझ में आया। चलो अब क्लॉज बी में आते हैं। क्लॉज बी क्या कहता है, ध्यान से सुनो। गुड्स और सर्विसेज यूज इन द बिजनेस नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी। हाँ, गुड्स और सर्विसेज यूज इन द बिजनेस आर नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी। जनरली ये जो सर्विसेज क्लॉज बी की है मोस्टली इन द बिजनेस यूज की जा रही है। 2 वर्ड में बहुत फर्क है, इन द बिजनेस और फॉर द बिजनेस। मतलब क्या, मतलब ये सर्विसेज आप बिजनेस चलाने के लिए एम्प्लॉय, डायरेक्टर, गेस्ट या बिजनेस के अंदर यूज किया जा रहा है तो उसके आईटीसी आपको नहीं मिलेंगे। थोड़ा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, देखिए, जैसे क्लॉज 1, आपने फूड और ब्यूरेजेस खरीदा, यानी रेस्टोरेंट सर्विसेज, रेस्टोरेंट के सर्विसेज के बिल है, फूड के बिल है, ब्यूरेजेस के बिल है। दूसरा, आउटडोर कैटरिंग, कोई पार्टी हुई ऑफिस में तो कैटरिंग सर्विस का बिल है। ब्यूटी ट्रीटमेंट, समझ लो आप मूवी बना रहे हो, ब्यूटी ट्रीटमेंट है। फैशन डिजाइनर हो, ओके, तो आपके जो एक्टर एक्ट्रेसेस के ब्यूटी ट्रीटमेंट है। हेल्थ सर्विसेज, बहुत सी बार हेल्थ सर्विसेज, वहां हेल्थ सर्विसेज चाहिए। हेल्थ सर्विसेज जैसे डायरेक्टर का यहाँ पे चेकअप करवाया गया, एम्प्लॉय का चेकअप करवाया गया, उसके बिल आए जीएसटी के साथ। कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज, और अभी हमने देखा लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ दैट मोटर व्हीकल जिसका आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड है। ओके, इसका कोई मेमोरी टेक्निक आपने बना लेना। तो ये सर्विसेज अगर आप लेते हो, कम ऑन, अगर ये सर्विसेज लेते हो तो नॉर्मली इसका आईटीसी आपका अवेलेबल नहीं है। जो आप डायरेक्टर, एम्प्लॉय, गेस्ट या इन द बिजनेस, ये तो एग्जाम्पल है, जस्ट मैं आपको कह रहा हूं इन द बिजनेस यूज करते हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है, अगर आप ये सर्विस पर परचेस कर रहे हो फॉर सेम कैटेगरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, कम ऑन, एक वर्ड है सेम कैटेगरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, मतलब सॉरी आउटवर्ड सप्लाई, मतलब आपने फूड और ब्यूरेजेस इसलिए खरीदा क्योंकि सेम सप्लाई कर रहे हो, सेम बेच रहे हो। मतलब आपकी ग्रोसरी की शॉप है, आपने खरीदा इसलिए क्योंकि बेचना है तो फिर आपको आईटीसी है। आपने सब कॉन्ट्रैक्टर कैटरिंग की सर्विस ली इसलिए क्योंकि आपको आउटडोर कैटरिंग सप्लाई करना है तो आईटीसी मिल जाएगा। आपने ब्यूटी ट्रीटमेंट सब कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस ली क्योंकि आपको ब्यूटी ट्रीटमेंट देना है तो आईटीसी मिल जाएगा। हेल्थ सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस, रेंट सर्विसेज, ये आपने खरीदी इसलिए है क्योंकि सेम आपका बिजनेस है, सेम सिमिलर बिजनेस है जिसके लिए खरीदे है तो फिर उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, एलिमेंट ऑफ कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, चलो आप सेम नहीं दे रहे हो लेकिन आप ये खरीद के आपके सप्लाई के साथ दे रहे हो, बिजनेस में नहीं यूज कर रहे,
बिजनेस में नहीं यूज कर रहे, आपके सप्लाई के साथ दे रहे हो तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। अब आप आपके सप्लाई के साथ दे रहे हो का मतलब क्या, जैसे जैसे यहां पे एयरलाइन कंपनी टिकट के साथ आपको फूड देती है, तो वो उन्होंने फूड खरीदा इसलिए क्योंकि उनका जो सप्लाई है उसके साथ फूड दिया जा रहा है एज अ कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई। तो गवर्नमेंट आपको तीन केसेस में आईटीसी देने के लिए, एक तो खरीद के सेम सप्लाई करो, खरीद के आपके सप्लाई के साथ मर्ज करके दो, फिर मर्ज कंपोजिट होगा या मर्ज मिक्स होगा, लेकिन आपके आउटवर्ड में जाना चाहिए तो आईटीसी मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपके कोई डायरेक्ट जा रही है या कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का कंपोनेंट जा रही है तो उसको आईटीसी मिल जाएगा। पर ये चीजें आपके आउटवर्ड में कुछ भी नहीं यूज हो रही है, आपके आउटवर्ड के, जैसे समझ लो आप शूज का बिजनेस करते हो, पर ये जो आपने खरीदा है ये इन द बिजनेस यूज हो रही है, ओके, एम्प्लॉय के लिए, डायरेक्टर के लिए या गेस्ट के लिए, कोई भी पर्पस के लिए इन द बिजनेस यूज हो रही है तो उसको आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। समझा होगा तो यस कहिएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो है मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ और फिटनेस सेंटर। मतलब यहां पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कंपनी का खर्चा या बिजनेस का खर्चा ओके अपने डायरेक्टर्स के लिए, एम्प्लॉय के लिए या फिर कोई भी ऑफिसर्स के लिए क्लब पे खर्चा होता है, उनके हेल्थ पे खर्चा होता है, बिल कंपनी के नाम का है, फिटनेस पे खर्चा होता है, बिल कंपनी के नाम का है, तो उसके ऊपर जो जीएसटी लग के आएगा उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। तीसरा, ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय ऑन वैकेशंस, ऑन लीव और होम ट्रैवल कंसेशन। अपने एम्प्लॉय को, ध्यान सुनिएगा, अपने एम्प्लॉय को आपने कोई भी ट्रैवल बेनिफिट दिया होगा उनको मोटिवेट करने के लिए, तो मैंने उनका बुकिंग कर दिया, ट्रैवल बुकिंग कर दिया, जिसका बिल कंपनी के नाम का आया या आपके बिजनेस फॉर्म के नाम का आया तो उसके ऊपर जीएसटी लग गया तो उसका भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, ओके, सबके लिए एक एक्सेप्शन, एक प्रोविजो है। ऊपर क्लॉज 1, 2 या 3, सुनिएगा, क्लॉज 1, 2 और 3, ये जो क्लॉजेस है इसमें जो सप्लाई किया जाए, आपने जो सप्लाई खरीदा है ये अंडर द कंपल्शन ऑफ लॉ किया होगा, अंडर एनी लॉ, करंट लॉ के अंडर में अगर बाय लॉ कंपल्सरी होगा तो उसका आईटीसी आपको दे दिया जाएगा। पर वो अंडर द कंपल्शन ऑफ लॉ एम्प्लॉयर ने लिया है अपने एम्प्लॉय के लिए तो उसका आईटीसी आपको दे दिया जाएगा। जैसे आपको कैंटीन देना जरूरी है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, अगर कुछ वर्कर्स के लिमिट से ज्यादा वर्कर हो गए तो एज पर लॉ कंपल्सरी होगा, तो वो जो फूड खरीदेंगे, ब्यूरेज खरीदेंगे, कैटरिंग सर्विस होगी या जो भी सर्विस आप ले रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, अंडर द कंपल्शन ऑफ लॉ, तो वो केस में आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। तो ये था बेटा यहाँ पे क्लॉज बी हमने देखा। नौ तीसरा आते हैं हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे 2 क्लॉजेस है, एक सी है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और डी है गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, ओके, यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली मतलब कंबाइन सर्विस ली, गुड्स प्लस सर्विस की, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंबाइन, ओके, आपने पूरा ठेका दे दिया, गुड्स भी तेरा सर्विस भी तेरी, तो ये जो आपने ठेका दिया है गुड्स प्लस सर्विस का उसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, रिपेयर्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। या फिर आपने ठेका नहीं दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपने सेपरेटली गुड्स खरीदे या सर्विसेज खरीदी, तो ऐसे सिचुएशन में पहला क्लॉज सी, आपने ठेका दे दिया गुड्स प्लस सर्विसेज का, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली होगी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी आपने सर्विस यूज की, 3 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या कोई भी गुड्स और सर्विसेज आपने खरीदी, ओके, कोई भी गुड्स और सर्विसेज आपने खरीदी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कह दूं कि 17(5) में अगर क्रेडिट ब्लॉक किया है तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप कितना भी चिल्लाओ, अरे सर यूज इन द बिजनेस, अरे सर बिजनेस के लिए, हाँ, 17(5) और राइडिंग इफेक्ट करता है, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। फिर वो डायरेक्टर की सर्विस हो, फिर वो यहाँ पे मोटर व्हीकल यूज इन द बिजनेस हो, क्लॉज बी की सर्विसेज हो, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। यही तो ब्लॉक क्रेडिट का यहाँ पे कमाल है। इसलिए मैं आपको ये कहता हूं कि वैसे तो वो कहते हैं ऑल गुड्स और सर्विसेज, ये बेसिक कंडीशन फुलफिल किया तो मिलेगा, एक्सेप्ट 17(5). इसलिए जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो पहला थॉट ये आना चाहिए कि ऑल गुड्स यूज इन द बिजनेस, सर्विसेज यूज इन द बिजनेस, आईटीसी मिलेगा, एक्सेप्ट ब्लॉक क्रेडिट। ये ब्लॉक क्रेडिट आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका आईटीसी आपको छोड़ना पड़ेगा। चलिए, ओके,
अब कंस्ट्रक्शन का मीनिंग यहां क्या दिया है, अगर आप एक्सप्लेनेशन में कंस्ट्रक्शन का मीनिंग देखते हो तो अगर आपने ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस खरीदी या गुड्स और सर्विसेज खरीदे, ओके, रिकंस्ट्रक्शन के लिए खरीदे होगे, रिनोवेशन के लिए खरीदा होगा, यानी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी रिनोवेशन के लिए खरीदा होगा, एडिशन या अल्ट्रेशन या रिपेयर के लिए अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली या रिपेयर के लिए कोई गुड्स और सर्विसेज खरीदा तो वो भी कंस्ट्रक्शन माना जाएगा और उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। पर ख्याल रहे, ये जो आप रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, अल्ट्रेशन, रिपेयर्स के लिए जो खरीद रहे हो, अगर उसकी कॉस्ट आपने कैपिटलाइज किया होगा तो ही कंस्ट्रक्शन माना जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैपिटलाइज किया होगा मतलब क्या? ओके, कैपिटलाइज किया है का मतलब ये है, ध्यान सुनिएगा, मतलब आपने बैलेंस शीट में उसको कैपिटलाइज कर दिया, ओके, ऐड कर दिया, तो आपको वो, तो ये जो 4 एक्टिविटी है कंस्ट्रक्शन मानी जाएगी और आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या गुड्स या सर्विसेज का आईटीसी नहीं मिलेगा जो आपने कंस्ट्रक्शन के लिए खरीदा है। सर अगर मैंने कैपिटलाइज नहीं किया होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया होगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब कोई एक टाइल्स का छोटा सा खर्चा हुआ, मैंने रिपेयर किया, 500 रुपए का खर्चा हुआ, वो मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डाल दिया, विद जीएसटी बिल आया, तो फिर आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। लेकिन ओके, अगर आपने कैपिटलाइज किया होगा, ये पॉइंट याद रखना, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो गए, मैंने दिया यहां पे, अगर ये एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी रेवेन्यू एक्सपेंस हो गए तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, बिल्डिंग हो सकती है, लैंड हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, रोड हो सकता है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या गुड्स और सर्विसेज लिया तो उसके आईटीसी आपको नहीं मिलेंगे। पर इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी। ध्यान सुनिएगा, एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी। अब एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी क्या यहां पे, तो एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी का मतलब ये कि अगर आपने ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी लिया होगा या कोई भी गुड्स और सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी लिया होगा तो आपको आईटीसी दिए जाएंगे। वो क्यों ना वो प्लांट एंड मशीनरी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, पर आपको आईटीसी दिए जाएंगे। अब फिर हमारे सामने एक सवाल आता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट एंड मशीनरी? व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट एंड मशीनरी? तो इसमें 2 पार्ट, प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स, मीन्स देखो, प्लांट एंड मशीनरी मीन्स एपरेटस, इक्विपमेंट और मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी यानी बिल्डिंग नहीं, इवन दो फैक्ट्री बिल्डिंग को प्लांट कहते हैं पर वो नहीं, ओके, कोई एपरेटस होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, कोई मशीनरी होनी चाहिए, तो प्लांट एंड मशीनरी कहा जाएगा। वो प्लांट एंड मशीनरी में बी फिक्स टू द अर्थ बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ओके, वो हो सकता है कि अर्थ को फिक्स होगा बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट, इसलिए तो हम इमूवेबल कह रहे हैं। एंड इंक्लूड सच सपोर्ट, हाँ, वो उसके मे बी अटैच टू द अर्थ और नॉट, तो वो प्लांट एंड मशीनरी, और उसके लिए जो सपोर्ट बनाया जाएगा, जो बेस बनाया जाएगा, ओके, वो बेस सीमेंट का हो, बेस स्टील का हो, ओके, तो उसके लिए आपने कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा बेस बनाने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए, कोई गुड्स और सर्विसेज खरीदी होगी तो वो भी प्लांट एंड मशीनरी मानी जाएगी, वो सिविल स्ट्रक्चर भी प्लांट एंड मशीनरी माना जाएगा और उसका भी आईटीसी आपको दिया जाएगा। दैट आर, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो एपरेटस, इक्विपमेंट, मशीनरी, ओके, वो जो या उसका सपोर्ट आप यूज कर रहे हो फॉर आउटवर्ड सप्लाई, ये भी आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो आप आउटवर्ड सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो तो उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि प्लांट एंड मशीनरी में क्या नहीं आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग और एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर, मतलब इंडिया में किसी भी टाइप का लैंड और बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएगा। मतलब उसके लिए आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस खरीदा होगा या उसके लिए आपने गुड्स और सर्विसेज खरीदी होगी फॉर देयर कंस्ट्रक्शन, तो उसके आईटीसी आपको नहीं मिलेंगे। या नेक्स्ट का एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर, मतलब अगर कोई सिविल स्ट्रक्चर ऐसा होगा जो सपोर्ट के लिए है तो प्लांट एंड मशीनरी में आ जाएगा और आईटीसी अलाउ होगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का या गुड्स और सर्विसेज का। लेकिन यहां पे एनी अदर, इसके अलावा कोई सिविल स्ट्रक्चर होगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा। टेलीकम्युनिकेशन टावर के लिए आपने, टेलीकम्युनिकेशन टावर प्लांट एंड मशीनरी नहीं माना जाएगा, इसलिए उसके लिए आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी गुड्स और सर्विसेज खरीदी होगी तो आईटीसी नहीं मिलेगा। पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, यानी फैक्ट्री के बाहर जो पाइपलाइन होगी वो आपके प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएगा। इससे आप एक इंटरप्रिटेशन ले सकते हो, वो क्या कि अगर पाइपलाइन इनसाइड द फैक्ट्री है तो वो प्लांट एंड मशीनरी मानी जाएगी। कौन सा उन्होंने कहा, आउटसाइड द फैक्ट्री। तो ये 3 केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ये 3 केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर इनसाइड द फैक्ट्री होगी पाइपलाइन तो आईसीडी मिल जाएगा। तो बेटा इस तरह से
आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी, या कोई भी गुड्स हो सर्विसेज, फिर कंस्ट्रक्शन के लिए गुड्स सीमेंट हो, स्टील हो, ब्रिक्स हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन वाला, नेल्स से लेके तो स्टील तक, कुछ भी कोई गुड्स कंस्ट्रक्शन के लिए खरीदते हो तो आईटीसी नहीं है, इवन दो वो बिल्डिंग आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, एज वेल एज कोई भी सर्विसेज, आर्किटेक्ट सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस, ओके, कोई भी सर्विसेज आप खरीदते हो तो उसका आपको आईटीसी नहीं है। समझ में आया? उसका आपको आईटीसी नहीं है। सर्विसेज भी खरीदते हो कंस्ट्रक्शन के लिए तो आईटीसी नहीं है, लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है। ओके, दो एक्सेप्शन है। अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस खरीद रहे हो फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हो और आपने सब कॉन्ट्रैक्टर का सर्विस लिया तो फिर आईटीसी मिल जाएगा। ये लॉजिक तो तीनों केस में है। जैसे अगर आप देखते हो तो मोटर व्हीकल खरीदा फॉर फर्दर सप्लाई, तो यहां पे भी दिया है। ओके, यहां पे वो कह रहे हैं फूड ब्यूरेजेस वगैरह आप खरीद रहे हो, सेम कैटेगरी ऑफ सप्लाई, तो यहां पे भी आईटीसी है। तो यहां पे भी एक्सेप्शन है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आपने लिया फॉर फर्दर सप्लाई तो आपको आईटीसी दिया जाएगा। या फिर आप बिल्डर हो और बिल्डर ने गुड्स और सर्विसेज ली फॉर फर्दर कंस्ट्रक्शन, वो अपना बिल्डिंग नहीं बांध रहा है, वो किसी और को बांधने दे रहा है, और फॉर मेकिंग सेम कैटेगरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई तो उसको आईटीसी दे दिया जाएगा। तो ये हमने डी क्लॉज तक तो देख लिया, सारे रिस्ट्रिक्शंस तो देख लिए। उसके बाद में बेटा यहां पे ध्यान से देखिएगा, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे ओके, कहां रिस्ट्रिक्शन है, एक क्लॉज ई, अगर आपने कोई गुड्स और सर्विसेज खरीदा होगा, कम ऑन, मैं आपका ध्यान चाहूंगा, आपने कोई गुड्स और सर्विसेज खरीदा होगा और वो जो गुड्स और सर्विसेज कंपोजिशन डीलर से खरीदा होगा, तो कंपोजिशन सप्लायर ने आइदर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, और उसने टैक्स अगर लगा भी दिया होगा तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका आईटीसी नहीं लोगे। उसके बाद में गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, सीटीपी और एनआरटीपी। तो अगर एनआरटीपी होगा, सीटीपी को पूरे क्रेडिट अवेलेबल है, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन आ सकता है, सीटीपी को फुल आईटीसी अलाउड है, किसको रिस्ट्रिक्टेड है, एनआरटीपी को। अगर एनआरटीपी इंडिया में आता है और कोई भी गुड्स और सर्विसेज खरीदता है तो उसको आईटीसी नहीं है, एक्सेप्ट इंपोर्टेड गुड्स। ये एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। हाँ, वो अपने साथ कोई इंपोर्टेड गुड्स लाता है तो उसका आईटीसी है, लेकिन इंडिया में कोई एनआरटीपी गुड्स और सर्विस खरीदता है तो उसका आईटीसी उसको नहीं है। अगर आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हो तो आईटीसी नहीं है। अब उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं आपके साथ लेना चाहूंगा, और वो क्या है, वो ये गुड्स लॉस, डिस्ट्रॉयड, स्टोलन, रिटर्न ऑफ, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ गिफ्ट और सैंपल। एक एक वर्ड को हम देखेंगे। अगर आपने कोई गुड्स खरीदा होगा और वो लॉस, डिस्ट्रॉय या स्टोलन इन ट्रांजिट हुआ होगा, मतलब गुड्स रिसीव होने के पहले ही लॉस हो गया, स्टोर लॉस हो गया, या प्रोसेस लॉस हो गया। ओके, प्रोसेस लॉस हो गया। ओके, अभी फिलहाल तो प्रोसेस लॉस भी देख लो कि उसके ऊपर क्रेडिट डिनाई हो सकता है। तो अगर ट्रांजिट लॉस या आने के बाद स्टोर में लॉस हो गया, आपने क्रेडिट ले लिया होगा, या प्रोसेस लॉस हुआ होगा, या आपने उसकी वैल्यू राइट ऑफ कर दी होगी, फुल्ली और पार्टली, राइट ऑफ कर दी फुल्ली और पार्टली, तो इस पे मैंने दो ऑप्शन दिया है। इफ आईटीसी टेकन तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, आईटीसी सेकंड तो रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि आपने यूज नहीं किया। लेकिन अगर आपने आईटीसी नहीं लिया है, आपने आईटीसी नहीं लिया है तो डोंट टेक इट क्योंकि उसके आईटीसी नहीं मिलते। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ख्याल रखना, अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा है तो डोंट टेक द आईटीसी, और उन्होंने कह दिया कि आईटीसी टेकन तो आपको उसको लेस करना पड़ेगा, आपको आईटीसी नहीं लेना पड़ेगा। प्रोसेस लॉस रिलेटेड अभी डिस्प्यूट है। कुछ लोगों का मानना है कि प्रोसेस लॉस का आईटीसी मिलना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं मिलना चाहिए। अलग अलग एडवांस रूलिंग है, तो अभी मत सोचो उसके ऊपर ज्यादा। लेकिन हाँ, ओके, इन चीजों से रिलेटेड मैंने दोनों पार्ट आपको यहां बताए हैं। अब दूसरा और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। अगर आपने कोई गुड्स खरीदा और गिफ्ट में दे दिया या फ्री सैंपल में दे दिया, तो यहां केयरफुली थोड़ा समझो। अगर आपने आईटीसी ले लिया हो और आपने आईटीसी ना लिया हो, बहुत सी बार ऐसा होता है कि बिजनेसमैन जो उसको पहले से पता होता है कि गिफ्ट में जाने वाला है, फ्री सैंपल में जाने वाला है, इसलिए वो आईटीसी नहीं लेता है। अगर आपने आईटीसी लिया होगा तो आपको शेड्यूल 1 पैरा 1 याद आना चाहिए। एनी बिजनेस असेट, एनी बिजनेस गुड्स जिसके ऊपर आपने आईटीसी लिया है एंड आपने फ्री दे दिया है, आईटीसी टेकन और फ्री दे दिया है, तो वो सप्लाई शेड्यूल 1 पैरा 1 का माना जाएगा। उसका वैल्यूएशन रूल 30 के हिसाब से होगा, ओके, 110% पे, और उसका आईटीसी मिलेगा। पर फिर उसके आउटवर्ड सप्लाई, क्योंकि आपने फ्री दिया तो वो सप्लाई माना जाएगा, तो उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। वैल्यूएशन रूल 30 फाइनल लेवल पे है, इंटर लेवल पे नहीं है। तो 30 हमने देखा 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओके, या एक्विजिशन जो भी है, उसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा, पर आप आईटीसी ले सकते हो। हाँ,
लेकिन आपने पहले से आईटीसी नहीं लिया होगा तो डोंट टेक इट, क्योंकि 17.5H जो है वो ब्लॉक कर देता है। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपने जरूर ये देखना कि क्या आईटीसी लिया हुआ है। आईटीसी लिया है तो फिर वैल्यूएशन 30 के हिसाब से होगा एट फाइनल लेवल, और अगर आपने आईटीसी नहीं लिया है, सुनिएगा, आईटीसी नहीं लिया है तो वो सिचुएशन में यहां जो है ध्यान से सुनो, फिर लिख देना कि आईटीसी नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 17.5H, ठीक है। तो यहां पे इंटर लेवल पे रूल 30 अप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट लास्ट कंडीशन है कि टैक्स पेड अकॉर्डेंस इन अकॉर्डेंस 74, 129, 130। तो अगर आपने फ्रॉड, मिसस्टेटमेंट या डिटेंशन सीजर हुआ होगा या कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स हुआ होगा और उसके वजह से जीएसटी दिया गया होगा तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमने देखे ब्लॉक क्रेडिट, सारा ब्लॉक क्रेडिट बहुत अच्छे से हो गया है। एक चार्ट में आप सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। अब कुछ यहां पे क्लैरिफिकेशन आए थे, फ्री सैंपल और फ्री गिफ्ट, मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। अगर फ्री सैंपल होगा, आईटीसी ले लिया होगा तो वो सप्लाई माना जाएगा और उसका आईटीसी कंटिन्यू रहेगा, पर आपको आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी देना पड़ेगा। और आपने आईटीसी नहीं लिया होगा तो ब्लॉक क्रेडिट। ओके, दूसरा बहुत सी बार होता है ना फ्री सैंपल और गिफ्ट, और दूसरा बाय वन गेट वन ऑफर। हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है बाय वन गेट वन ऑफर। जैसे मैं आपको एक समझा दूं कि एक सप्लायर 2 शर्ट खरीद रहा है, शर्ट 1 जिसका जीएसटी 500 है, शर्ट 2 जिसके ऊपर जीएसटी 500 है। परचेस करते वक्त दोनों शर्ट पे उसने जीएसटी दिया, लेकिन उसने एक स्कीम निकाली, बाय वन गेट वन फ्री, मतलब एक शर्ट बाय करो दूसरा फ्री मिल जाएगा। और उसने 5,000 का शर्ट बेचा, एक शर्ट 5,000 का बेचा और दूसरा एक शर्ट फ्री दिया। तो यहां पे सीबीआईसी का यह मानना है कि ये सेकंड शर्ट जो दिख रहा है फ्री, पर वो फ्री नहीं है, उसकी वैल्यू 5,000 में इंक्लूडेड है, तो वो दोनों शर्ट की सिंगल प्राइस मानी जाएगी। तो यहां पे ये फ्री नहीं माना जाएगा। देखो, इसको फ्री मान लिया गया, सुनो ध्यान से, अगर इसको फ्री मान लिया गया शर्ट 2 को, शर्ट 2 को अगर यहां पे फ्री मान लिया गया तो वो सिचुएशन में क्रेडिट उसका डिनाय हो जाएगा, इसलिए फ्री नहीं माना जाएगा। सीबीआईसी का कहना है कि सिंगल प्राइस फॉर बोथ शर्ट, हेंस दोनों शर्ट का आईटीसी आपको यहां पे दे दिया जाएगा। सुनिए, दोनों शर्ट का आईटीसी आपको यहां पे दे दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहां पे ये ब्लॉक क्रेडिट का सेशन एंड होता है और हमने यहां पे ब्लॉक क्रेडिट जो है कंप्लीट किया है। आई होप आपको रिवीजन पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो यस बेटा, यहां तक आपने सेक्शन 17, यस बताइए, सेक्शन 17(5) अच्छे से समझ में आया? यस और नो बोलिए फटाफट। जो भी कनेक्टेड है ऑनलाइन, सेक्शन 17(5) कनेक्टेड, सेक्शन 17(5) अच्छे से समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि गिफ्ट और सैंपल होगा। चलो इधर देखो फटाफट। गिफ्ट और सैंपल होगा, तो गिफ्ट और सैंपल के केस में यहाँ पे परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच आईटीसी हैव बीन टेकन, तो आपने आईटीसी ले लिया होगा तो सप्लाई मानेंगे। वैल्यू यहाँ पे रूल 30 में होती है, पर वैल्यू आपको नहीं पढ़ना है, वो फाइनल लेवल पे है और उस पर जीएसटी लगता है। और आपके आईटीसी जो लिए वो ठीक है, पर आपको सप्लाई पे जीएसटी देना पड़ता है। लेकिन अगर आपने, ध्यान सुनना, पर अगर आपने आईटीसी नहीं लिए तो फिर तो आपको सिंपल है कि भाई डिसअलाउड, आईटीसी डिसअलाउड, ले लिए होगे तो ही सप्लाई है, ठीक है। तो ये 17(5) थोड़ा अच्छे से पढ़ो। आज आपके लिए होमवर्क है कि जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस है आईटीसी के क्वेश्चनर में, आई रिपीट, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है आईटीसी के क्वेश्चनर में, वो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता ही है तो वो अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है आउट ऑफ 40 तो आपको यहाँ पे 5 मार्क सिक्योर हो जाएंगे आपके न्यूमेरिकल। तो मैंने क्वेश्चनर में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं न्यूमेरिकल, वो सॉल्व करके देखो, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं और सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे का सेक्शन 18 हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम चैप्टर रजिस्ट्रेशन देखेंगे, तो वो पढ़ के आओ तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, और आपके लिए आज का होमवर्क,
क्वेश्चनर्स के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो भी सॉल्व करके देखो, और कि आपका कॉन्फिडेंस सुपर बूस्ट हो जाएगा ये रिवीजन के साथ। और आप ये देख रहे हो, जो भी स्टूडेंट मेरे से कनेक्टेड है, मुझे बताओ कि है ना, हम चार्ट्स में सारे प्रोविजन कवर कर रहे हैं ना? लगभग सारी प्रोविजन मैंने चार्ट्स में कवर करने की कोशिश की है। इसलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि ये चार्ट और क्वेश्चन है, दैट्स इनफ। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा मैं आपको ये कह दूं कि मैं कंटिन्यूस अपडेट देते रहूंगा, इसलिए जो भी स्टूडेंट ने मेरा इंस्टा या ज्वाइन नहीं किया होगा तो ज्वाइन कर लो, CA_Vishal_Bhattad। ओके, इस पे मैं कंटिन्यूस आपको एग्जामिनेशन टिप्स देने के लिए आऊँगा। ओके, और वो आपको सोशल मीडिया बहुत लिमिटेड यूज़ करना है, एक आधी संडे वगैरह, अदरवाइज सोशल मीडिया अभी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे इंस्टा एड्रेस है, ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप ज्वाइन कर लेना जब भी सोशल मीडिया से कनेक्ट होगे। नहीं होगे तो अच्छी बात है, अगर कभी कभी होते हो तो आप ज्वाइन कर लेना। डन। सेक्शन 18 हम बाद में देखेंगे। और यस, आई होप आपकी बाकी सारी रैपिड रिवीजन अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ एंड करते हैं, क्योंकि अब आपका दूसरा रैपिड रिवीजन चालू हो जाएगा। सारी रैपिड रिवीजन अभी नहीं, जब भी टाइम मिलता है जरूर करो। सो ओके बेटा, कल मिलते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।